This is the third lecture of chapter 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और चेक करेंगे द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। करते हैं शुरू। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टेप फंक्शन, उसे डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। लिखते हैं जैसे यहां पर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर, और x के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करती है कि अगर x इंटीजर है तो इसकी कुछ और वैल्यू होती है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी कुछ और वैल्यू होती है। अगर x इंटीजर है, ठीक है, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू x खुद होती है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। ठीक है, क्या मतलब होता है इस चीज का अभी देखेंगे, बट पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं। मैंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। दो तरीके से इस डेफिनेशन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। किस तरीके से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x होती है अगर x क्या हो, x इज इंटीजर हो। ठीक है, x इज इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है x खुद। लेकिन अगर x इंटीजर ना हो तो क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। इंटीजर लेस देन x अगर x हमारा क्या हो, इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अगर x हमारा इंटीजर ना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x का क्या मतलब है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x का मतलब होता है कि x से लेसर जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, x से लेसर जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, मैंने लिखा भाई 1.2 की मुझे वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए, मुझे -1.2 की वैल्यू चाहिए, मुझे -2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये चार मैंने कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू रखी जिनकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। किस तरीके से करेंगे देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2 की या फिर -2 की, तो ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की बात करूं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 की बात करूं, तो यहां के दोनों ही केसेस में जो भी आर्ग्यूमेंट मैं यूज कर रहा हूं वो दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर में हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है x अगर x हमारा क्या हो, इंटीजर हो। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू तो 2 और -2 हो जाएंगी क्योंकि ये इंटीजर वाले केस में लाई कर गए। ठीक है, चलो ये वाला तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे 1.2 की, तो 1.2 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगर मैं 1.2 की बात करता हूं तो क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा है कि अगर x इंटीजर ना हो, अगर x इंटीजर हमारा ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लेते हैं इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। तो जितने भी इंटीजर हैं x से लेसर, उनमें जो भी ग्रेटेस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू।
ठीक है। अगर मैं इससे लेसर इंटीजर्स की बात करूं तो इससे लेसर इंटीजर होते हैं 1, 0, -1, -2, -3, -4। ये सारे ही इंटीजर्स क्या होते हैं, इससे लेसर होते हैं। और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा भैया क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है। दूसरा, अगर मैं -1.2 की बात करूं, है ना, तो -1.2 देखो भाई, -1.2 का मतलब हो गया कि -1.2 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है। तो -1.2 से छोटे इंटीजर देखो, एक होगा -2, ठीक है, -3, -4, -5। तो ये सारे ही इंटीजर्स क्या है, -1.2 से लेसर है। और अगर ये -1.2 से लेसर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में ढूंढूं तो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसकी वैल्यू। और तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -2 है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना किसी भी पॉइंट पर। ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ना 1.2 की और -1.2 की, इससे करने का एक और इजी सा तरीका है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन का यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें किस तरीके से। चलो सोचो, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, देखना जरा। देखो, मुझे चाहिए 1.2, तो मैंने इसे नंबर लाइन पर डिनोट कर लिया। ठीक है। तो नंबर लाइन में देखो, ये आता है 1 और 2 के बीच में। ठीक है। 1 और 2 ऐसे इंटीजर हैं जिनके बीच में क्या आता है, 1.2 आता है। तो इन दोनों में जो भी 1.2 के लेफ्ट में होगा वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे 1.2 के लेफ्ट में देखो क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। और इससे पहले वाले तरीके में भी हम लोगों ने देखा था, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करूं तो देखो, मैंने ड्रॉ की नंबर लाइन, -1.2 को डिनोट किया, तो इसके लेफ्ट में और राइट में 2 इंटीजर्स चाहिए, तो यह आता है -2 और -1 के बीच में। ठीक है। और इन दोनों में लेफ्ट वाला क्या है, -2, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई, -2। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो हमारे पास है, अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इसके डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो क्या होता है, देखें। अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, क्योंकि भाई फंक्शन है तो डोमेन और रेंज तो इसके होंगे ही ना, बिना डोमेन और रेंज के तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन होता है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, इसका डोमेन होता है। और अगर रेंज की बात करूं तो अभी आप लोगों ने देखा था कि अगर हम इस फंक्शंस की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या मिलती है, एक इंटीजर मिलती है। इसका मतलब हम कुछ भी वैल्यू x के जगह पर रखें और इस फंक्शन को इवेल्युएट करें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई भी रियल नंबर उठाऊं और उसकी इमेज इस वाले फंक्शन के अंडर देखूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। और जो इंटीजर्स मिलेंगे वो बेसिकली है क्या, इसके डोमेन की इमेजेस, है ना, जो डोमेन है उसके एलिमेंट की इमेजेस। और इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो हमें क्या मिला, रेंज मिला इंटीजर्स। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ किसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करूं कि इसकी कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं उन सब पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं।
ठीक है, किस तरीके से होता है वो देखेंगे, बट बिफोर दैट आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कंटिन्यूटी के बारे में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होते हैं वो हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और यही क्या होगा हमारा अगला रिजल्ट, जिसे कि हम लोग प्रूव करने वाले हैं। क्या है रिजल्ट हमारा? रिजल्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, आर डिसकंटिन्यूअस, फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस, DCTS मीन्स डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं उन पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब किस तरीके से इस चीज को हम लोग प्रूव करने वाले हैं वो देखें। अगर मैं किसी भी इंटीजर को सेलेक्ट करता हूं और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस वाली कंडीशन, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक इंटीजर सेलेक्ट कर लिया और उसको नाम दे दिया ए, ठीक है। और मैं अब लोग क्या करूंगा, इसी ए के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। किस तरीके से करते हैं वो देखो। देन हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक, ठीक है, वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल टू ए जो हमारा पॉइंट है उस पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं LHL की, तो LHL की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। अगर f ऑफ a माइनस h की बात करें तो इसकी वैल्यू लिखना मैंने बताया था, क्या करते हैं कि fx के अंदर यहां जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, उसके अंदर रख दिया a माइनस h, ठीक है। अब हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h की वैल्यू। अब ये किस तरीके से होगा ये देखना जरा। देखो हम लोग बात कर रहे हैं a माइनस h की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a को डिनोट किया, ठीक है, ये हो गया a, और a क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो a से जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, a माइनस 1, ऐसा ही तो होता है, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, 1 1 का गैप होता है। तो अगर a कोई इंटीजर है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, a माइनस h, ठीक है, a माइनस 1, सॉरी a माइनस 1। और अगर बात करता हूं इसके जस्ट बाद वाले इंटीजर की, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है a प्लस 1, वो इंटीजर होता है a प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखना, मैंने एक बात और बताई थी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, जब हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट की बात की थी, वहां पर मैंने बताया था कि ये h जो होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो कि 0 और 1 के बीच में होती है, इतना ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमें बात करनी है a माइनस h की, ठीक है। तो a माइनस h बेसिकली क्या होगा, a से तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, a माइनस h a से तो छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और a से हम लोग h को माइनस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि ये a से तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये a माइनस 1 से बड़ा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं h की बात करूं तो h जो है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब इसे डेफिनेटली a माइनस 1 से बड़ा होना पड़ेगा a माइनस h को, क्योंकि अगर ये छोटा हो गया, सपोज करो a माइनस h जो है a माइनस 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो माइनस h इज लेस देन माइनस 1, और 11th क्लास में हम सीख चुके हैं अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा h ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि h तो लेस देन 1 है। इसका मतलब a माइनस एच जो है वो a माइनस 1 से क्या होगा, बड़ा होगा और a से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस एच मीन वाइल माइनस a माइनस 1 और a के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, a माइनस एच a माइनस 1 और a के बीच में कहीं होगा। तो उसे हम सपोज कर लेते हैं भाई ये यहां पर है, यहां पर क्या है, a माइनस एच है। तो अगर मैं इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करूं तो मैंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि अगर हम किसी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में जो इंटीजर आ रहा है सबसे पहला इंटीजर, वही क्या होती है, उसकी वैल्यू। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके लेफ्ट में मैंने देखा a माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस 1। ये हो गया हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट को भी कैलकुलेट करते हैं। देखें किस तरीके से करेंगे। देखो, अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। और अगर f ऑफ a प्लस h की वैल्यू हम लोग देखें तो देखो fx हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और f a प्लस h के लिए मैंने बता रखा है यह जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, जैसे यहां पर है a प्लस h, उसे fx के अंदर x के जगह पर डाल दो। तो हम डाल देते हैं x के जगह पर, तो ये हो जाएगा a प्लस h। तो अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जैसा देखो a माइनस एच क्या हुआ था, a माइनस 1 और a के बीच में आया था, ऐसे ही a प्लस एच क्या होगा, a और a प्लस 1 के बीच में आएगा। यहां पर मान लिया भाई कहीं आ गया a प्लस एच, तो a प्लस एच के जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है जो कि क्या है, a है, वही क्या होगी, a प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। मतलब अगर मैं a प्लस एच की बात करता हूं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो ये कितना आया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a, जिसकी वैल्यू आएगी a। तो RHL हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कंटिन्यूटी वाला केस जो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो LHL है, जो RHL है और f ऑफ a है, ठीक है, अगर ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल आती हैं तभी हम लोग बोलते थे कि जो भी हमारा फंक्शन है ना, वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और अगर इन तीनों में कोई भी दो ऐसे हमें मिले जो कि अनइक्वल हो, उस केस में हम लोग बोलते थे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर देखो भाई, मैंने LHL देखा, LHL कितना आया, LHL आया a माइनस 1, और फिर मैंने RHL देखा, RHL कितना आया, a। तो दोनों ही क्या है, अनइक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है एट a। और a को मैंने क्या किया था, आर्बिट्रेरीली सपोज किया था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर मैं उठा लूं, उसके ऊपर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये फंक्शन हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और यही हमें प्रूफ करना था। लिख देते हैं, देखो हम लोगों ने क्या देखा वही लिख देते हैं। देखो हम लोगों ने देखा कि अगर मैं बात करता हूं LHL की, तो LHL क्या है, LHL RHL के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, और क्योंकि a क्या था, a कोई भी इंटीजर था, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं f इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर पर यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसे
प्रूफ करते टाइम या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो वो प्रिकॉशन आप लोग ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच है, यहां पर जैसे लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, h के जगह पर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा भाई ऐसा कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस 0, तो भैया ये हो गया a, और क्योंकि a इंटीजर है तो इसकी वैल्यू a, जो कि गलत है, ठीक है। किसी भी लिमिट को कैलकुलेट करते टाइम पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पहले a माइनस एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें h की लिमिट का यूज करेंगे, ना कि इस तरीके से पहले h की लिमिट यूज कर ली फिर फंक्शन की वैल्यू यूज की। ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा पहले फंक्शन की वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, बट बिफोर दैट आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक थ्योरम के बारे में जो कि रिलेटेड है कंटिन्यूअस फंक्शन से। तो क्या है वो थ्योरम, देखते हैं। बोलता है कि अगर दो फंक्शंस जो रियल फंक्शंस हम लोगों के पास हैं, एक f है और एक g है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शंस f एंड g दोनों ही किसी रियल नंबर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। अगर दोनों ही फंक्शन f एंड g किसी रियल नंबर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हैं, तो इन फंक्शंस का जो सम होगा f प्लस g, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा f माइनस जी, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा f इंटू जी, एंड इवन इनका जो कोशेंट होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, चारों ही क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू a। क्या बोला मैंने, देखते हैं। जो थ्योरम है हमारी वो क्या है, थ्योरम इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है इसका मतलब, देखें। बोलता है कि इफ f एंड g, ठीक है, f एंड g आर टू रियल फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। कोई भी रियल नंबर हम लोगों के पास है x इक्वल टू a, जिस पर की क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है a और b दोनों, ठीक है। तब क्या होता है, देन नंबर 1 पहली वाली कंडीशन कि f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो जो हमारा f प्लस g है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट x इज इक्वल टू a। अब f प्लस जी का क्या मतलब होता है, ये आप लोग जानते ही है कि अगर मैं f प्लस जी को डिफाइन करूं तो उसे हम किस इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि f प्लस जी x की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है इसमें वो क्या है कि f माइनस जी की बात करें तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a जो हमारा पॉइंट है वहां पर ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं f इंटू जी की, तो f इंटू जी क्या होता है, देखो, तो f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होता है। f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो f इंटू जी भी क्या होता है, x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होता है। और इसी तरीके से इनका कोशेंट जो कि f अपॉन जी होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। नंबर 4th, f अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड दैट, बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन और जुड़ जाती है कि ये जो फंक्शन है ना जी, वो a पर इसकी वैल्यू 0 ना बनाता हो, ठीक है। इसका मतलब अगर फंक्शन g जो है, जो डेनोमिनेटर में है, उसकी वैल्यू x इक्वल टू a पर 0 नहीं आती है तो f अपॉन जी भी हमारा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
ठीक है भाई, इतना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थ्योरम में एक और स्पेशलिटी है कि ये जो थ्योरम है ना, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी दो फंक्शंस के किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के बाद, ठीक है, तो बिल्कुल एक सेम थ्योरम काम करती है अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात कर रहे हो। कंटिन्यूअस फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो अपने पूरे डोमेन पर कंटिन्यूअस होते हो, तो उनके लिए भी एक सेम थ्योरम काम करती है। क्या होगा देखो कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनका सम जो होगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा भैया वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उनका डिवीजन जो होगा, क्वोशिएंट जो होगा वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम उसे भी स्टेट कर देते हैं, क्या है, थ्योरम डाल के लिख देते हैं सिर्फ। थ्योरम क्या बोला मैंने कि अगर f, ठीक है, इफ f एंड g are two continuous functions, are two continuous functions, तो क्या होगा देन नंबर 1 कि भैया अगर f प्लस जी की बात करते हैं तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर f माइनस जी की बात करते हैं तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं f इंटू जी की, वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर हम लोग बात करते हैं f अपॉन जी की तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, बट एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, जैसा यहां पर हुआ था, है ना। तो जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे थे उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे डोमेन में हर पॉइंट पर हमें चेक करना है। इसका मतलब फंक्शन g जो है, जो डेनोमिनेटर में है, अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं f अपॉन जी इज कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड दैट कि जो gx है ना, gx की वैल्यू नॉन जीरो हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि f अपॉन जी जो है वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स की, तो साइन एक्स क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आप लोग जानते हैं अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसे कि मैं एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से होता है, जिसे कि हम एक सिंगल स्ट्रोक में बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या हो गए, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, तो मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मुझे एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, जो कि क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को किस तरीके से डील करते हैं, और कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर कंटिन्यूअस नहीं होते, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस वाली थ्योरम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू।